जयपुर, जहां हर दीवार एक कहानी सुनाती है। और आज के एपिसोड में ये कहानी शुरू हो रही है इस शांत जल महल के किनारे से। आइए मिलते हैं आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट से। दोस्तों, आज आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जल महल है और आज जो हमारा ब्लॉगकास्ट होने वाला है, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ब्लॉग प्लस पॉडकास्ट है ना, बिल्कुल नई चीज। हमारी गेम चेंजर सीरीज का आज है हमारा एपिसोड जेडी नागर जी के साथ होने वाला है। एक ऑनलाइन एजुकेटर जिन्होंने दिल्ली के अंदर में एक नई चीज स्टार्ट की थी, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग का उन्होंने अलग ही लेवल पर स्थापित किया है। आज उनसे हम जयपुर में मुलाकात करने वाले हैं। मेरे पीछे जिस तरह से जल महल का आप पानी देख रहे हैं ना दोस्तों, जिस तरह का ये ठहराव है, वैसी आज की हमारी बातचीत होने वाली है। तो चलते हैं, स्विच करते हैं हमारे दोस्त मेहमान की तरफ, जेडी नागर की तरफ। बढ़िया, आप बताइए कैसा लग रहा है सर? आप पहली बार राजस्थान में आए आई थिंक, क्या फील लग रहा है सर? टू बी ऑनेस्ट, ये मेरा पहला टूर है जयपुर का, तो मुझे अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप जैसे इंसान, इतनी बड़ी हस्ती मेरे साथ हो, तो आई रियली अप्रिशिएट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर बताइए अपने ऑनलाइन कोचिंग के बारे में, दर्शकों को नई चीज वाइब के हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको बुलाया है। ये जल महल है सर जी। और यहाँ पर पूरा अरावली हिल्स आपको नजर आ रहा है। इससे अच्छी लोकेशन शायद नहीं हो सकती थी, तो लोकेशन के बारे में आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले जुनैद, मैं इसके लिए थैंक यू बोलूंगा कि तुमने जो लोकेशन चूज करी है वो एग्जैक्टली बहुत प्रीसियस है और बहुत अच्छी है। जैसे मैं अपने पीछे देख सकता हूँ जल महल, सोचो कि इसे खड़ा होने में, ठीक है, और अब तक खड़ा रहने में जितना समय लगा, उसे समझ लो कि हमें भी अपनी कोचिंग को बढ़ाने में और खड़ा करने में टाइम लगा। क्योंकि ये बहुत अच्छा एग्जांपल सेट किया आपने। देखो जल महल, देखो पानी के बीचों बीच है और आप बिलीव करो वो इतना गहरा है, ठीक है, और उसी प्रकार से मैं अंदाजा लगा लो कि हमारी जो कोचिंग है उसको एस्टेब्लिश करने में हमें कितना टाइम लगेगा। सही बात। बिल्कुल। और मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि सिर्फ जल महल ही नहीं, इसके अलावा भी हमने और भी लोकेशंस को प्लान किया है, तो ये सिर्फ एक स्टार्टिंग है। जी जी, तो आगे हम पूरी जर्नी के बारे में सर से बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। स्टडी विद जुनैद, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और तो टेल मी सर, क्या डिफरेंस आता है कि पेरेंट्स और फॉरेनर के जो पेरेंट्स होते हैं और हमारे इंडिया के जो पेरेंट्स होते हैं, क्या माइंड उनके अंदर होता है, किस अकॉर्डिंग वो बात करते हैं आपसे? ओके जुनैद, बात ये है कि एक इंडियन पेरेंट्स की और एब्रॉड पेरेंट्स की जो एक परवरिश होती है वो होती है डिफरेंट। बिल्कुल। हम एक ऐसे ट्रेडिशनली मान लो या ऑर्थोडॉक्स इंडियन फैमिलीज हैं जिनको बचपन से संस्कृति, कल्चर्स, ठीक है, रीति रिवाज, रिचुअल्स में हमेशा दबा के रखा जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ पूजा पाठ करना बहुत महान माना जाता है, लेकिन एब्रॉड में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। आर यू फ्री फ्रॉम योर साइड? अगर जैसे ही आप 18 के होते हो तो एब्रॉड के पेरेंट्स बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं, वो उनके पैरों पे छोड़ देते हैं, बेटा तो जो करना है कर। लेकिन हमारे पेरेंट्स इंडिया में क्या है, बच्चा अगर 18 के, अगर 20 का भी हो गया तो उसको पीछे नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई बच्चा बिगड़ ना जाए, बच्चा ये ना कर ले, बच्चा वो ना कर ले। बच्चे को फ्रीडम देने में उन्हें कम से कम 30-35 साल चाहिए कि मेरा बेटा 25 साल का होगा तो वो मैच्योर होगा। लेकिन एब्रॉड में ऐसा नहीं है। आपका बच्चा 18 साल का हो गया, आपका बच्चा मैच्योर हो गया, ही कैन टेक ओन डिसीजंस। तो ये डिफरेंस होता है। तो यही चीज अगर पेरेंट्स को हम बात करते हैं, जैसे आप कन्विंस भी करते होंगे स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको यही इशू आता होगा क्योंकि वो आसानी से कन्विंस नहीं हो पाते, क्योंकि कई पेरेंट्स ऑफलाइन ही प्रेफर करते हो, चाहते हैं कि हमारा टीचर और हमारा स्टूडेंट साथ में ही रहे। लेकिन फॉरेनर में ऐसे शायद 50% भी इशू नहीं आता होगा आपको। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग। देखो इंडिया में क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रस्ट इशू के भैया टीचर। एक चीज और है हमारे में देखा गया है, एक फीमेल और मेल का बड़ा डिफरेंस आता है। अच्छा, कैसे? सबसे बड़ा आदि पेरेंट्स है ऑर्थोडॉक्स, सर हमारे बच्चों को ना फीमेल टीचर ही पढ़ाएगी तो पढ़ाएंगे, मेल हमें इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ तक कि मेल को देखा भी नहीं, लेकिन परसेप्शन प्रोडक्ट ऐसा कर दिया है कि वो हमारे लिए बेकार है। एब्रॉड में क्या, ओपन माइंडेड लोग हैं, ओपन सोचते हैं, ठीक है, उनका बेटा पढ़ रहा है, उन्हें पता है मेरे बेटे को अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो वो उस चीज को शिक्षा के प्रति डोनेट करता है और वो चाहते हैं कि मेरे बेटे को चाहे फीमेल पढ़ाए मेल पढ़ाए, लेकिन बढ़िया पढ़ाए। वो क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स मेल और फीमेल पे डिमांड करते हैं कि कौन बेस्ट है कौन नहीं। टेल मी सर, क्या रही आपकी जर्नी ऑनलाइन में और ऑफलाइन में, क्या फर्क देखते हैं आप? देखो जुनैद, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ऑनलाइन में ऑफलाइन में पिछले अगर मैं 15 साल का तुम्हें एक्सपीरियंस या डिफरेंस बताऊं, तो मैं जैसे बड़ा हुआ हूँ, मैंने हमेशा ऑफलाइन ही पढ़ाई करी, ठीक है। तो उस टाइम पर जब हम पढ़ते थे तो ऑफलाइन का ज्यादा वो था, कह सकते हैं एक ट्रेंड, ठीक है, और प्रेफर लोग वही करते थे। लेकिन क्वेश्चन इज दैट, जैसे ट्रेंड बढ़ा, नई टेक्नोलॉजी आई, नए लोग आए, नए लोग मिले, तो फिर उसी का झुकाव क्या हो गया, ऑनलाइन। और ऑनलाइन की अगर मैं आपको बताऊं, शुरुआत अगर हुई है वो कोविड-19 से हुई है, क्योंकि उससे पहले
जो ऑनलाइन का कंसेप्ट था किसको पता ही नहीं था कि ऑनलाइन होता क्या है, ठीक है। तो कंसेप्ट ये था, जैसे हम ऑनलाइन से आए तो ऑनलाइन में आने से पहले हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन था यार, ये एक ऐसा जुआ है या ऐसा बिजनेस है कि आप जो करने जा रहे हो वो चले ना चले। कारण क्या था उसका मैं बता देता हूँ। कारण ये था कि देखो, जो बच्चा, जो पेरेंट जिन्होंने हमेशा ऑफलाइन है, वो उसको ऑनलाइन में कैसे अडॉप्ट करेंगे, ट्रस्ट इशू, ठीक है। और दूसरा कंसर्न ये है कि बंदा भाई अननोन बंदा है, कैसा पढ़ा रहा है, कैसे नहीं पढ़ा रहा, वो कैसे जानेगा। तो हमें ये वाला फेस करना पड़ा। और कई पेरेंट्स तो ऐसे भी थे जिन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, समझ रहे हो। तो सोचो उस टाइप से क्या फैकल्टीज का भी इशू आया होगा कि फैकल्टीज को हम कैसे चूज करें, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रस्ट इशू बनाना बहुत। देखो बिल्कुल जुड़े, देखो फैकल्टी तो एक मेन फैक्टर रहता है किसी भी इंस्टीट्यूट में। सही बात। आपके लिए पता है कि एक ट्रस्ट और एक लॉयल्टी बहुत मैटर करती है। कोई भी अगर इंस्टीट्यूट का ऑनर है, ठीक है, तो उसके लिए वो सबसे उम्मीद करेगा एक एजुकेटर, तो एक तो वो लॉयल रहे और ऑनेस्टी रहे। क्योंकि देखो वो आपकी ऑनेस्टी पे कोई भी सवाल नहीं उठा रहा, वो सिर्फ आपने जो बोला वो उसी को ट्रस्ट कर रहा है, ठीक है। और ये आपके ऑनलाइन में सबसे पहली प्राथमिकता होती है, प्रायोरिटी होती है कि आप उसको बनाए रखें। सही। तो ये चीजें हैं। फॉरेन के अंदर में सर ये ट्रेंड काफी हद तक चलता है, तो क्या कारण है कि इंडिया में इसमें बहुत समय लग रहा है या इसको आने में बहुत टाइम लग रहा है? जुनैद देखो, मैं आपको बताऊं कि अगर इसमें आने में टाइम लगा, वहाँ के लोग ना एक एडवांस लेवल है उनका, ठीक है, उनके सोचने का, समझने का जो तरीका है वो इंडियन से लाइफस्टाइल काफी अलग है, बहुत अलग है, बहुत अलग है। हम जो चीजें 5 साल में सीखेंगे ना, वो ऑलरेडी वो 2-2.5 साल में सीख जाते हैं, क्योंकि उनके क्या रिसोर्सेस उनके पास ज्यादा है, ठीक है। इंडिया में रिसोर्सेस की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोग बैठे हुए हैं उस रिसोर्सेस का ढंग से यूटिलाइज करने नहीं देते, ठीक है, जिसके चलते क्या है वहां पर एडवांस ज्यादा, लोग ज्यादा। जिस प्रकार से आपका साथ जितना मजबूती के साथ स्टडी भी जुनैद को लगा है ना, वैसे ही ये दीवारें आज देख रहे हो हवा महल उसी प्रकार से आज इतने टाइम से खड़ी है। तो दोस्तों आज का हमारा जो सेगमेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा आप देख पा रहे हैं, हमने पहले जल महल की शूट करा और उसके बाद अब हम जाने वाले हैं एक अच्छी जगह लोकेशन पर। और उससे पहले हमको बीच में हवा महल नजर आया, तो हवा महल में हमने ये आज ये तय किया कि थोड़ी देर सर को अच्छे से मिलवाएंगे। तो सर का एक्सपीरियंस हम लास्ट में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जैसे आप देख पा रहे हैं इसकी जो दीवारें हैं वो काफी मजबूत है, तो अपने एजुकेशन को मजबूत करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को कुछ टिप बताइए सर। तो जुनैद मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एजुकेशन के सिस्टम में गोल पूछोगे कि एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेस होता है आपके पेरेंट्स, आपका एनवायरनमेंट, कि आप किस एनवायरनमेंट से आते हो, आप किस बैकग्राउंड से आते हो। अगर आपका बैकग्राउंड एक एजुकेशन फील्ड का है तो डेफिनेटली आपकी एजुकेशन स्ट्रांग होगी। अगर आप एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो, या मान लो जिसके पास पैसे भी नहीं है, वो बच्चा नहीं पढ़ा पा रहा, तो उसको इम्पैक्ट नहीं, उसको सोसाइटी अपने आप ही ग्रैब कर लेगी। समझ रहे हो। लेकिन एक होता है कि आपके पेरेंट्स बड़े लिखे हैं भाई, तो आपको बचपन सिखाया। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं एज ए IAS ऑफिसर के बच्चे, अगर जिसके पास IAS होगा उसके बच्चों को पता होता है कि मेरे पिताजी IAS है, डेफिनेटली मैं IAS बनूंगा। और हमारे पिताजी फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल है कि हमारे पास मिडिल फैमिली है, हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे करियर के लिए क्या सही है और हमारे करियर के लिए सही नहीं है। तो इसको बिल्डअप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपकी नींव स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और एज वेल एज आपका एनवायरनमेंट, आप किस एनवायरनमेंट से आ रहे हो, ये बहुत मैटर करता है आपके लिए। और बताइए सर इसमें कि हम और क्या सुधार की जरूरत इंडिया को आपको देखने को लग रही है कि इंडिया को आप ऑनलाइन के अंदर में क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो हमारा फ्यूचर है, अगर मैं तुम्हें डिजिटल मीडिया की बात करूं या मैं इंडिया की बात करूं, तो वो ऑनलाइन है, राइट। और ऑनलाइन इसलिए जरूरी है कि आप देख सकते हो कि आजकल हर बंदा कंफर्टेबल जोन में जा चुका है। हर इंसान को क्विकली चाहिए, राइट। एजुकेशन हो, चाहे आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो, चाहे मेडिकल हो, एवरीथिंग। तो मेरे हिसाब से मानना ये है कि आने वाला फ्यूचर जो होगा वो हमारा ऑनलाइन बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा। हाँ, और ऑनलाइन कंज्यूमर ज्यादा इसको प्रेफर करेगा कंपेरिजन ऑफलाइन का। क्या क्या टेक्निकल इश्यूज आते हैं सर? देखा हमने कोविड के टाइम में देखा था कि बच्चे माइक ऑफ कर देते हैं, या फिर कई बार स्क्रीन पर मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी ऑनलाइन क्लासेस में, बच्चे अपना DP ऐसा लगा देते हैं जैसे कि वो अपन को सुन रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में DP होता है उनका। ऐसे ऐसे टेक्निक्स बच्चों ने लगाई, और पेरेंट्स की भी काफी हद तक निगरानी इसमें नहीं रह पाती। तो कैसे आप इससे करते हो? नाइट क्वेश्चन जुनैद, क्योंकि ये बात सच है, कई बार हमारे साथ भी हुआ, हम लोग क्लास लेते हैं तो क्या होता है, बच्चे करते हैं स्मार्टनेस, ठीक है, माइक की जगह अपने आप किसी और लगा देंगे, हमें लगता है ये बच्चा ले नहीं रहा। इसका सोल्यूशन सिर्फ मेरे ओपिनियन से ये होना चाहिए कि जो पेरेंट्स है ना, वो है गाइडर, गाइडेंस करने वाला। कि देखो, जो पेरेंट्स पैसे दे रहा है तो उसकी अहमियत उसे पता होगी कि वो पैसे कैसे कमा रहा है, और वही चीज वो अपने बच्चों को बताता है कि बेटा जो तू क्लास ले रहा है, ठीक है, अगर तो उसमें ईमानदार नहीं है तो उस क्लास लेने का कोई भी फायदा
नहीं है। ऑब्वियसली भाई बंदे 2-2 3-3 घंटे क्लास ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ सोच के ले रहे होंगे ना कि हाँ भाई मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरे बच्चों को पढ़ाना है और हमें कुछ आगे बढ़ाना है। अब बच्चा अगर जानबूझ के ऐसा कर रहा है तो या तो बच्चे की प्रॉब्लम है या तो हो सकता है पेरेंट्स में प्रॉब्लम है। क्योंकि पेरेंट्स को भी देखना चाहिए इस चीज के रिगार्डिंग, मेरा तो ये मानना है। ऑडियंस को भी मैं यही सलाह दूंगा कि पेरेंट्स को खास तौर पर कि कम से कम बच्चा जो आपके ऑनलाइन में पढ़ रहा है ना, तो उसकी आप एक लिस्ट बना करके उसका एक अटेंडेंस जैसे हम स्कूल में लेते हैं उस प्रकार से कोई रजिस्टर या कुछ मेंटेन होना चाहिए। और आप भी अगर पॉसिबल हो तो आप अगर उसकी निगरानी रखें तो ज्यादा बेटर रहता है। Am I right, सर? बिल्कुल बिल्कुल जुनेद, आप बिल्कुल सही बात है क्योंकि गाइडेंस होना ना आज के यूथ को बहुत जरूरी है। क्योंकि जो एक एनवायरनमेंट चल रहा है वो इतना क्विकली चल रहा है ना कि कुछ ही सेकंडों में कुछ काम हो जाएगा वो पता नहीं लगेगा। मोबाइल एडिक्शन बहुत बढ़ गया है सर। ऐसा कहने सुनने में आता है कि पेरेंट्स की भी ये शिकायत होती है कि हमारे बच्चे मोबाइल इसलिए चला रहे हैं क्योंकि मोबाइल पे ही सब कुछ होमवर्क आने लग गया है, मोबाइल पर ही क्लासेस होती है, तो बच्चा कई बार डिस्ट्रैक्ट होता है और डिस्ट्रैक्ट होने की वजह उसको मिल जाती है। और अगर उसको मोबाइल ना दिया जाए तो टीचर्स ने अपना सारा वर्क भी उस पर दे रखा है। तो ये चीज थोड़ी आपको गलत लगती है या सही लगती है? देखो जुनेद, मेरा मानना है ये कि वक्त के साथ में इंसान को बदलना पड़ेगा। Sure. क्योंकि आपको पता है पहले टाइम पर लोग प्रेफरेंस नहीं देते थे ऑफलाइन को, सॉरी ऑनलाइन को, लेकिन आज इसलिए एक हमारी ये आदत ही बन गई है। मैंने जैसे आपको बताया कि क्विकली चाहिए। अब क्या है, देखो आधे बच्चे हैं, आधे बच्चों को स्कूल जाना पसंद नहीं है अगर देखा जाए तो आजकल पेरेंट्स कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस लगा देते हैं, ठीक है बेटा तू घर बैठ क्लास ले ले। अब ऑब्वियसली सबसे सारा मटेरियल मिल रहा है, बनाया मिल रहा है तो उसका फायदा उठाएगा। और कई बार ये भी होता है आधे पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं सर मेरे बच्चों को ना प्रॉपर क्लास दीजिए और मेरे बच्चों को सारा का सारा बताइए कि क्या हो रहा है कैसे करना है। उन्हें बताने के बावजूद भी बच्चे उल्टी हरकतें करते हैं और नहीं लेते क्लास। सही है। सोचो कितना लॉस करते हैं। बैक बेंचर मटेरियल स्टूडेंट्स, बैक बेंचर्स बोल सकते हैं उनको। बस क्या है पका पकाया, आज तो ऐसी भी है हमारे साथ हमारे एकेडमी में कि पका पकाया देने के बावजूद उन्हें ये नहीं पता होता खाना कैसे बताओ। मतलब एवरीथिंग अवेलेबल, लेकिन परोस अब कह रहे हैं परोस को भी दो तो उन्हें हाथ से उठा के देना पड़ता है। ये हाल है। श्योर, इसी चीज का है सर इसमें। अगर इंटरनेट का इशू आता है कहीं पर गांव ग्रामीण तक हम ऑनलाइन अभी तक नहीं पहुंच पाया तो उन बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल होती है कि वो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। और जो टॉपर होता है ऐसा, इस चीज का हम सिर्फ एक डिसएडवांटेज ना ले, लेकिन अगर एडवांटेज उठाए तो ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। बिल्कुल एग्जैक्टली, अच्छा क्वेश्चन है आज की जनरेशन को देख के। देखो आप सबसे इम्पोर्टेंट एक ऑनलाइन के लिए बेसिक नीड्स होती है आपका एक फोन और आपके पास इंटरनेट। बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू द एक्नॉलेजमेंट विकिपीडिया में आपको बता दूं 2.3 मिलियन ऐसे जगह है या बच्चे हैं अभी जिनको ऑनलाइन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर ना फोन है ना नेटवर्क है। लेकिन हाँ, अगर उन बच्चों तक आपको एजुकेशन देनी है, आप ऑनलाइन पढ़ाना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको उनको बुनियादी सुविधा देनी होगी। इस चीज में तो गवर्नमेंट का काफी हद तक रोल हो जाता है, रोल होना चाहिए, काम करेगी बैकबोन का। क्योंकि आपको पता है हर जगह ऑनलाइन चल जाए। आजकल ऑनलाइन क्या नहीं मिल रहा ये बताओ। जब हम अपने कपड़े ऑनलाइन खरीदे तो एजुकेशन क्यों नहीं ले सकते? ठीक है, बस क्या है आपको फोन देना है और इंटरनेट देना है। इंडिया के आधे गांव जो है वो वंचित हैं, जिनको नेट नहीं मिल रहा प्रॉपर वे में, इवन ना फोन मिल पा रहा है। सर किसी भी ऑडियंस को भी ये चीज में बताना चाहूंगा, और इस चीज का अगर मेरे चैनल्स के माध्यम से अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल तक ये बात पहुंच रही है, कितना अच्छा हो। किसी भी देश के लिए एक एजुकेशन उसका बैकबोन होता है, यानी जितने लोग समृद्ध होंगे, एजुकेट होंगे, उतने ही देश आगे बढ़ेगा। तो कैसा हो अगर सारे जगह पर ऑनलाइन अगर ये पहुंच बढ़ जाए तो एक बजट फ्रेंडली जो गरीब परिवार है उनके लिए बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल भी होगा और ऑनलाइन से वो घर बैठे पढ़ पाएंगे। तो उनको बड़े शहर आने की और अपना टाइम वेस्ट करने की, कई बार बच्चा बड़े शहर की तरफ आता है, जैसे मैं आप राजस्थान की बात करें तो छोटे शहर का व्यक्ति कोटा जाएगा या सीकर जाएगा या जयपुर जाएगा, और 90% स्टूडेंट यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या तो वो करियर से भटक जाते हैं या फिर बिल्कुल ही उस चीज को छोड़ ही देते हैं। तो एम कुछ और था और कुछ चीज हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार फाइनेंशियली पेरेंट्स को भी बहुत मेंटली प्रेशर और फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि कई बार पेरेंट्स इतना बेनिफिट कर्जा वगैरह लेकर के उसको बढ़ाते हैं और बच्चा यहाँ पर आके उसकी गलती नहीं होती कई बार। तो ये चीज दिल्ली में भी आपने देखने को ऑब्जर्व की होगी। एग्जैक्टली सुनील, जैसे सही कहा आपने। जैसे दिल्ली में क्या है, देखो दिल्ली एक ऐसी है भारत की राजधानी, ठीक है, आपको हर एक चीज अवेलेबल मिल जाएगी मिनटों पे, ठीक है। आपने सही कहा कि देखो अगर एजुकेशन को अगर हमें कंफर्टेबल बनाना है, मतलब एक्सपेंसिव से चीपेस्ट बनाना है, तो ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफिसर्स या गवर्नमेंट केंद्र सरकार को लेना पड़ेगा, लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बुनियादी अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं। और गवर्नमेंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि हर बच्चे को
8वीं तक की शिक्षा फ्री देनी बुनियादी ढांचा है। बुनियादी ढांचा है, राइट। और अगर हम शिक्षा की बात करें, जैसे आपने बताया बच्चे भटक जाते हैं। इवन दिल्ली में अभी आप बिलीव नहीं करोगे, दिल्ली के हमारे मुखर्जी नगर है, करोल बाग है, ठीक है, मुखर्जी नगर हो गया आपका, करोल बाग हो गया आपका, सीपी हो गया, ठीक है। बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। होता क्या है, बच्चा आया किसी और पर्पस से है लेकिन भटक कुछ और जाता है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है ना वो इतनी एडवांस हो गई है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते वो कहाँ सोच रही है अगर उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी जाए तो एग्जैक्टली। और फिर कहीं ना कहीं फिर रील्स, सोशल मीडिया, इंस्टा, इनका एल्गोरिदम ही इतना मजबूत होता है कि वो बच्चे को अपनी तरफ खींच लेता है। और यहाँ तक कि इवन देखो ना, चाह के अभी आप फोन देख लो, जैसे हम दो बैठे हैं, आप एक रील्स देखोगे वो आपका एल्गोरिथम आपको पहचान जाएगा कि आप क्या सोच रहे हो, उसी हिसाब से आपको रील देता जाएगा और आप उससे एक तरह से ट्रैप है, आप निकल नहीं पाएंगे। गैप बोल सकते हैं, एग्जैक्ट ट्रैप फंसा रखा है हमें कि बच्चा पढ़ने वाला भी होगा ना। तो मैं तो पर्सनली एडवाइस ये करूंगा, अगर आपके व्यूअर्स अगर स्टूडेंट हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि सोशल मीडिया स्पेशली फॉर फेसबुक, इंस्टाग्राम से जितना हो सके आज के टाइम पर दूर रहने की कोशिश करो, क्योंकि एक ऐसा मैट्रिक्स बन गया जुनेद कि अगर जो मैट्रिक्स में फंस गया ना उसको निकलना इम्पॉसिबल बन जाए। इवन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, आई एम इवन टॉकिंग अबाउट बड़े बूढ़े ऑफिसर जो रिटायर्ड हैं, माताएं बहनें, वो तो रील्स देख रही है, बताओ। सही बात है। और रील्स में ऐसी रील्स देख रही है कि हमें शर्म आती है कि हम यार ये क्या चल रहा है। तो एजुकेशन का अगर हम रिगार्डिंग बोले, ऑनलाइन से बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, एक पॉजिटिव भी पड़ा है, इम्पैक्ट नेगेटिव भी पड़ा है। अब डिपेंड ये करता है कि इंसान किस नजरिए से उस चीज को लेता है। ये बहुत मैटर करता है। कहीं ना कहीं हमको फॉरेन कंट्री से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ, वो बहुत एडवांस है इस चीज में। और आगे इस चीज में क्या लेवल अप करने का आपने विचार किया है सर ऑनलाइन में? देखो, मेरा मानना ये है कि अगर आपको ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ानी है तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर्स मजबूत में सबसे बेसिक आता है आपका एडवर्टाइजमेंट। आज के टाइम पर आपकी एडवर्टाइजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि इंसान अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। दूसरी बात, आपके पास फैसिलिटी, जो फैकल्टीज होती हैं इसे बोलते हैं, वो अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल के पेरेंट्स इतने एडवांस है कि वो सिर्फ देखना पसंद नहीं करते, बच्चा एक बार नाम आ जाए ऊपर कि हाँ भाई इस ब्रांड का बच्चा है, इस सब्जेक्ट में या इस इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, तो पेरेंट्स आंख बंद करके हो जाए। लेकिन मेरा स्पेशली व्यूअर्स पेरेंट्स को भी है, देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, ये मैटर नहीं करता कि आपका बच्चा कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, कौन से स्कूल में नहीं पढ़ रहा। मैटर करता है आपके बच्चे की कैपेबिलिटी। तो आपके बच्चे के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है सीखने की, कि वो कितना सीख रहा है और कितना नहीं सीख रहा, ठीक है। मैंने भी देखा गवर्नमेंट के बच्चे ऑफिसर बन रखे हैं, प्राइवेट के नहीं बन रखे। क्या कहोगे इसको, बताओ? एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ऐसा तो भाई गलत है, क्योंकि फैसिलिटी तो सारी सेम मिल रही थी ना। सही बात। कॉपी पेन भी वही सेम था, सीबीएसई बोर्ड तुम्हारा भी था, सीबीएसई सेम था, सेम अपॉर्चुनिटी। अंतर तो यही आया ना कि भैया बच्चे ने उस फैसिलिटी का, उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे किया, वो बहुत मैटर करता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ऑनलाइन एज अ चीफेस्ट एजुकेशन इज द बेस्ट। वो दुनिया के किसी भी कोने पे रह के पढ़ सकता है। और कहीं ना कहीं इसमें स्कूल भी अपना रोल निभा सकती है। स्कूल अगर इसको ऑनलाइन को काफी हद तक बेनिफिशियल बना सकती है, क्योंकि उनके पास सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज भी होते हैं, और फाइनेंशियल तौर पे वो एक अच्छे लेवल पर उसको बेनिफिट दे सकते हैं। बिल्कुल, आप सही बोला। स्कूल का तो मेन रोल है, क्योंकि बच्चा तो वहां से निकल रहा है। रिजल्ट का प्रेशर आता है सर कभी ऑनलाइन? देखो बिल्कुल आता है, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स यार अगर पैसा दे रहा है, अगर कोई भी पेरेंट 2000 रुपए दे रहा है, सही बात है, INR सोचो, 2000 रुपए एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब वो सोच रहा है कि भाई मेरा बच्चा 2000 में पढ़ रहा है तो कम से कम 99-100% तो लाए तो उसका तो प्रेशर डेफिनेटली टीचर पे एज वेल एज पूरे स्टाफ पे होता है। क्या स्ट्रक्चर रहता है सर अपने? पूरा वीक में क्लासेस होती हैं या कुछ? देखो डिपेंड क्या करता है जुनेद कि जो पेरेंट्स है वो क्या चाहते हैं। आधे पेरेंट्स चाहते हैं मुझे मंथली चाहिए कि भैया मुझे मंडे टू सैटरडे क्लास चाहिए, आधे पेरेंट्स कहते हैं कि मुझे सर वीकली चाहिए। तो ये डिपेंड करता है पेरेंट्स की मेंटालिटी पे कि वो किस पर्पस से और क्या इंटेंशन से और क्या डेज वो लोग चुनना चाहते हैं। आधे पेरेंट्स इतने बिजी होते हैं कि उनके पास खुद पता नहीं होता कि कौन सा डे हमें चूज करें, बच्चे से पूछ के बताते हैं कि बच्चा कब अवेलेबल है। अच्छा, वो इतने बिजी है, सोचो उनको ये नहीं पता कि मेरा बेटा क्या, नहीं सर उनसे पूछ के बताएंगे। ऐसा होता है हमारे साथ, तो हो भी रहा है भी। आधे पेरेंट्स को ये नहीं पता कि मेरा बेटा कब उठ रहा है, कब हाँ स्कूल गया सर, कब आएगा नहीं पता, वेट करो, क्या करोगे फिर। तो इसलिए हमने ये अपॉर्चुनिटी दे रखी है ऑनलाइन में कि अगर आप चाहते हो कि क्लास अच्छी हो तो आप हमें पहले से इन्फॉर्म कर दो, चाहे वही पैसा आप इंडिया में पे दो। और टूरिज्म सेक्टर सर बहुत ज्यादा वास्ट सिस्टम है सर, इसके अंदर में आप घूमते घूमते और रिसोर्सेज कितने ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं। कई बार ऐसे ब्लॉगर्स आपको मिले होंगे रास्ते में, तो अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर कीजिए हमारे। बिल्कुल सर, देना चाहूंगा। जैसे मैं अभी
सब उस सब में गया था, दिल्ली का बहुत पॉपुलर था, दिल्ली गवर्नमेंट का फंडेड था, 2.8 करोड़ का उसका फंडिंग लगाया था, उन्होंने बताया था, जो मुझे अपडेट मिला है। इसमें कितनी सच्चाई है मैं श्योर नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझे पता लगा, तो मैं कई ब्लॉगर्स में ब्लॉगिंग कर रहा था वहां पर, तो एक दो ब्लॉग आए, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि भाई आप क्या करते हो, मैंने बता दिया मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कह रहा है भाई हमने भी ट्रैवल करते हैं, हमारे ब्लॉगिंग हमारे 2.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं, लोग देखते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, और नए नए आइडियाज देते हैं, आप ऐसा बनाओ ऐसा। उसने बताया कि आज लोगों को ये भी नहीं पता कि इंडिया गेट के चांदनी चौक क्या है, कहाँ पर अवेलेबल है, नहीं पता लोगों को, नहीं पता है। सोचो, किसको ये नहीं पता मोरी गेट क्या है, इसको ये भी नहीं पता मैं बदरपुर में, तो बदरपुर कहाँ पर है। तो सोचो, जब हमें इतना कंसेंट पता है कि लोगों को नहीं पता, अगर हम उसे अवेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली करना चाहिए ना। सही बात है। तो उन्होंने बोला है कि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो बिल्कुल सिंपल रखो चीजों को, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने बताया कि सिंपल मैसेज रॉ रहना चाहिए, बिल्कुल मैसेज रॉ रहो, जैसे तुम हो वैसे ही दिखाओ, डोंट शो फेस, ऐसे नहीं कि तुम कुछ और हो दिखा कुछ और हो। तो ब्लॉगिंग में मुझे बहुत लोगों ने ऐसा सजेशन दिया, तो मैंने बोला थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया। तो उसी के ऊपर मैं काम करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, और मेरा ट्रैवलिंग का यही रहता है, जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करता हूँ कि मैं अलग अलग जगह जाऊँ, जैसे मैं आज आपके पास आ गया, आपने मुझे बुलाया इतनी दूर से, तो यही चल रहा है मेरा। फर्स्ट वीडियो का क्या एक्सपीरियंस रहा सर? यार देखो, कहते हैं ना कि फर्स्ट एक्सपीरियंस लास्ट एक्सपीरियंस सुनने में आता है, राइट। फर्स्ट एक्सपीरियंस थोड़ा सा मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्ड मिला, ठीक है। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि जब आप बना रहे होते हो, आप उम्मीद करते हो कि आपके अच्छे व्यूज आएंगे, क्योंकि जिस टाइप से आपने मेहनत की होती है, और अगर आपको उस हिसाब से ना दिया जाए तो थोड़ा सा आपको ऑड फील होता है कि यार आप क्या कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा होता है, मेरे को आया था, लेकिन चीजें हैं, तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब की कंसिस्टेंसी क्या मैटर करती है सर इसमें? देखो, मैं अब तक जितने भी यूट्यूबर से मिला हूँ टॉप से, जैसे एक है मथुरा की, बहुत जानी मानी, ठीक है, तो मैं उनसे पर्सनली इंटरव्यू लेने गया था मैं भी उनसे, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप वीडियो जो बना रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी का बहुत महत्व होता है, क्योंकि यूट्यूब आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपने कंसिस्टेंसी छोड़ दी तो यूट्यूब आपको प्रमोट भी नहीं करेगा। तो उसमें क्या है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है कंसिस्टेंसी आपको होना चाहिए। आपका टाइमिंग बहुत मैटर करता है कि आप वीडियो कब डाल रहे हो, आपकी ऑडियंस कब है, और ये फैसिलिटी आपको वाई की स्टूडियो में मिल जाती है। बेसिकली आपने देखा होगा वो बहुत चीजें। कई बार सर क्या होता है कि हमारे व्यूज नहीं आ रहे होते हैं, तो हम कई बार डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, तो उससे आप कैसे इसको, एंजाइटी को कैसे देखते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि यार मुझे ये बताओ यार, मेरे व्यूज नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मेरा काम नहीं चल रहा। इवन मैं आपको बताऊं 2022 की बात है, तो एक पर्सन मेरे आस पड़ोस में रहते थे, तो वो आए थे, तो वो डिप्रेशन में चले गए थे क्योंकि उनका काम नहीं चल रहा था। आपने क्वेश्चन पूछा डिप्रेशन से निकालने का क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई बंदा कर रहा है, व्यूज ना आए तो इंसान को थोड़ा सा और तो लगता है यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्या आउटपुट नहीं है उसका, आउटपुट नहीं मिल रहा, मेहनत इतना एफर्ट बहुत ज्यादा लगा रहा है, टाइम है, स्मार्ट हार्ट, टाइम सब कुछ कर रहा है, लेकिन हो नहीं रहा। तो इससे मैंने जो सीखा, मेरी मोटिवेशनल मेरी लाइफ में कहा कि तुझे हार नहीं मानी, नेवर गिव अप, ठीक है। मेरा एक कोटेशन पढ़ा था और मैंने निजामुद्दीन साहब को भी सुना, उन्होंने बोला ना कि मेरी माँ बोलती थी कि ये तो कचड़ा है, कचड़े का स्थान बदलता है, तू तो इंसान है, तेरा भी स्थान बदलेगा। तो ये चीजें मुझे मोटिवेट करती है कि यार जब वो इंसान, सोचो उस प्रोग्राम पे नहीं था, आज वो इस पोजीशन पे है कि लोग उसे जानते हैं, वो भी तो इंसान था। तो ये चीजें मुझे इंटरव्यू, और मैं आपको बता दूं, ना मुझे कोई सेलिब्रिटी मोटिवेट करती है, ना मुझे कोई स्पोर्ट्समैन पर मोटिवेट करता है, ना मुझे कोई डांसर पर मोटिवेट करता है। मुझे जो मोटिवेट करता है पर्सनली, मेरी करती है वो फाइनेंशियल सिचुएशन मुझे वो करने के लिए इसलिए मजबूर करती है कि यदि अगर आज तुमने नहीं किया ना बेटा, तो जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगे, चाहे तुम, क्योंकि तुम्हारे कितने भी लोग अपने भी हो, रियल बता रहा हूं मैं आपको व्यूअर्स, आपके कितने भी सगे हो, एक मोमेंट पे आके ना आपको ताने देने लग जाएंगे, आस पड़ोस तो देगा ही। अब तो कंसर्न ये है कि मेरी मोटिवेशनल का ये कंसर्न होता है कि यार तू अपने आप को देख, आज यहाँ कर रहा है, ठीक है, एफर्ट लग रहे हैं, मेहनत लग रहे हैं, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे, लेकिन हार नहीं माननी, ये हार नहीं मारनी जिंदगी में। मतलब व्यूअर्स आपके लिए यही है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, तो अपना ये देखिए कि आपके पास खोने के लिए क्या है, और अगर आपको अंदर से आवाज आती है कि मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है, तो फिर आप देर मत करो, आप जो आपको पसंद आता है आप वीडियो बनाओ और डालो, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब उसमें आप ये मत देखो कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या लोग क्या सोचेंगे, भाई वो आपके घर पे राशन डालने नहीं आने वाले हैं, और वो आपके डिप्रेशन को दूर करने वाले नहीं आने वाले हैं, और आप ही को करना है जो करना है। तो जो आपको पसंद है आप करिए, एक दिन होगा कि वो लोग आपसे वक्त मांगेंगे आपसे मिलने के लिए,
बिल्कुल Am I right, sir? एग्जैक्टली जुबिन, बहुत अच्छी बात बोली। बिल्कुल, आज कहते नहीं है कि वक्त, एक्चुअली लोगों ने कोटेशन ही बना रखी है कि वक्त आता है, लेकिन गलत बना रखी अपना है। टाइम आएगा, अपना टाइम लाना पड़ता है, लाना ये पड़ता फैक्ट है, है। सही बात है। ये बात मैंने सुनी, लोग कहते हैं अपना टाइम है, अपना टाइम आता नहीं है, हाँ, लाना पड़ता लाना है। पड़ता है। स्मार्ट वर्क करके, मेहनत करके, दिल जान से मेहनत करके तो लाना पड़ता है। और तो इवन मैं ये सोचता हूँ कि जब लोग हर कुछ ही अगर डाल रहे हैं, लेकिन हम तो एक डिसेंट वे में अगर एक यूट्यूब को सीखने के लिए हम डाल रहे हैं, तो हम क्या बुरा कर रहे हैं? वो लोग एक्चुअल में गलत कर रहे हैं, उनको शर्म नहीं है, तो हम तो अच्छा कर रहे हैं, तो अच्छा ही हमें करना क्यों है, शर्म हमें है? क्यों शर्म एग्जैक्टली, आनी सही चाहिए? बात है कि जैसे YouTube पे कुछ वीडियोस होती है वो ऐसी वायरल हो जाती है, इसका कोई पैर सही नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। बेतुकी चीजें होती है। हम यहाँ पे तो अच्छी बातें कर रहे हैं, राइट? हाँ। हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, आपको करियर के बारे में भी बता रहे हैं और अपने फीचर्स के बारे में बता रहे हैं, क्या चीज सही है, क्या चीज। तो मुझे भी लगता है जब वो लोग सक्सेस होते हैं, हम क्यों नहीं? सही बात। क्वेश्चन मार्क करो अपने आप। मैं कभी भी डिमोटिवेट होता हूँ ना, तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट, मैं अपने आप को क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, क्यों जीडी तू क्यों नहीं कर सकता? भगवान ने तेरे को आंख दी है, हाथ दिए हैं, सही बात फेस है। अच्छा दिया है, टॉकिंग वे अच्छा दिया है, बस तुम क्यों नहीं कर सकते? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? बस, तो ये मुझे मोटिवेट करती है, दैट्स इट। चीजें। सर, आगे बच्चों के लिए फ्यूचर में एक क्वेश्चन आता है कि 12th पास आउट करने के बाद हमको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, उनको पता ही नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा सब्जेक्ट लेने में बहुत कंफ्यूज हो जाता है, जैसा कि आप और हमने भी इस चीज को फेस किया है। बिल्कुल जी, एक बोर्ड क्लास के बाद एक टर्न आना होता है, तो क्या सजेशन आप देना चाहते हैं? क्या ऑनलाइन आपकी एजुकेशन इस चीज में काम कर रही है आपकी अकेडमी? जुनेद, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को बहुत लोगों ने पूछे भी थे जब मैं कई सारे इंटरव्यू पे गया था, एज वेल एज कई जगह पर हुए भी थे। मेरा सबसे बड़ा ओपिनियन होता है कि यार देखो, बच्चों को ना अपने करियर के बारे में 10th क्लास के बाद सोच देना चाहिए। बच्चे स्टार्ट करते हैं 12th के बाद, और उन्हें ये भी नहीं पता होता करना क्या है। कई बार जो गलती मैंने भी की। सही बात है, कई बार तो बच्चे दोस्तों की उसमें भेड़ चाल में आ जाते हैं, भेड़ चाल में जो बच्चा कर रहा है मैं भी ले रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब मैं 10th में था तो मेरे ऊपर भी ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस थे कि मैं क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, साइंस लेनी चाहिए या आर्ट्स लेनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा भाई इतना अच्छा पढ़ा लिखा है। मेरे भाई ने भी बोला कि तेरा जो मन करता है, मेरे भाई ने ये बोल दिया तू जो करना है तू कर, तेरा तो कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि मुझे इतना पता था कि मैं अगर जो भी कर रहा हूँ बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ और मेरा अच्छा होगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर बच्चा चाहता है करियर में उसको क्या बनना चाहिए, तो बच्चे को 10th क्लास से ही सोचना पड़ेगा कि व्हाट शुड आई डू और नॉट। क्योंकि अगर वो 12th के बाद करता है, मैं आपको लिख के देता हूँ, 100% भटक जाएगा। क्या कहेगा? कुछ 10 लोगों के पास जाएगा, वो भैया वो कर रहे थे, वो मैं कोई भी करना है, जिनको खुद नहीं पता कि व्हाट इज गोइंग ऑन। वही तुम्हें ज्ञान देंगे जिन्हें खुद नहीं पता कि जिंदगी में क्या करना है। समझ रहे? तो इसलिए बेस्ट ये है कि अपने जितने भी सलाहकार हैं, आपके घर में पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी दीदी हो सकती है, आपके मास्टर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, उनसे सजेशन लो। क्यों? क्योंकि हो सकता है क्योंकि उन्हें आपकी ब्रीफ मालूम हो, आपकी कमियां मालूम हो। क्योंकि क्या होता है, आप नए लोगों से पूछ रहे हो, नए लोगों को नहीं मालूम भाई। मैं एग्जाम्पल लूं, अगर कोई मुझसे नया बंदा है, ठीक है, अब मैं उसके साथ नहीं पला बड़ा, अब वो मुझे उसके बारे में पूछे, मैं नहीं बता पाऊंगा ना, मैं कैसे बता पाऊंगा भाई? अब ये लोग उम्मीद करते हैं नहीं उस बंदे को एक्सपर्ट, जरूरी नहीं है। एक्सपर्ट इज द गुड एजुकेटर फॉर द अनदर सब्जेक्ट। ध्यान रखना, ये बहुत कंसेप्ट वाली बात बता रहा हूँ लाइन। ये जरूरी नहीं है कि वो एक्सपर्ट है तो वो हर काम में एक्सपर्ट होगा। कई बार उसका माइंड ऑफ सेट कुछ और होगा, प्रोडक्शन अलग हो सकती है। जैसे हम अपनी बताएं, हम एज ए टीचर हैं, अब हम जो पढ़ा रहे हैं वो जरूरी नहीं कि सामने वाला भी उसी हिसाब से पढ़ाएगा या उसी हिसाब का आपका कंटेंट देगा, अलग हो सकता है उसका बताने का। तो तुम अपना, और मेरा क्वेश्चन एक आंसर ये भी है अपने आपके ऑडियंस से कि जिंदगी में अगर आप कभी भी फंस जाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, सबसे अच्छा रिप्लाई अगर कोई दे सकता है तो खुद की आपकी खुद की सॉइल है। सही बात है। मैं खुद अपने आप को इम्प्रूव बता रहा हूँ। मैं अगर मुझे भी अगर किसी सजेशन लेना हो, अंदर से जो आवाज आएगी, जो अंदर से जो आवाज आएगी ना, वो तुम्हारी रियल हीरो है। सही बात। जैसे जो किया, मेरा क्वेश्चन आपसे खुद ये है कि जब आपने स्टार्ट किया पॉडकास्ट, तो आपकी इंटरनल वॉइस ने ये कहा था करने के लिए, या आपने ये सोचा कि नहीं यार मैं से सिर्फ रैंडमली स्टार्ट कर रहा हूँ? नहीं, रैंडमली तो नहीं है, मेरा काफी टाइम से प्लान था सर ऑनलाइन पे कुछ आने का। क्योंकि मैंने वो चीज अभी बताई ना कि जब आप देख रहे हो कि यार हर कोई कुछ ना इस चीज में ट्रेंड में आ रहा है, कुछ ना कुछ वीडियोस बना रहा है, और हर कुछ करने के बाद ही वायरल हो रहा है। तो हमारे पास तो स्किल है, टैलेंट है, और मैं सिर्फ एक दायरे में सिमट के काम नहीं कर सकता। अगर मैं 50, 60, 100 बच्चों तक अपनी बात पहुंचा रहा हूँ और उनकी वजह से मेरा रिजल्ट अच्छा आ रहा है, आउटपुट भी अच्छा आ रहा है, स्टूडेंट्स का एक रिजल्ट आता है कि हाँ ठीक है, हमको चीज समझ में आई है सर, काफी हद तक कुछ चीज हमको दिमाग में बैठ जाती है आपका पढ़ाया हुआ। तो मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि क्यों ना इसको एक लार्ज स्केल पर क्यों ना बेनिफिट लिया जाए। जैसे मोदी जी का एक डायलॉग है ना कि बेनिफिट लिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ऑनलाइन पे आने का मेरा मेन जो ही एम था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्टिंग हम इसमें एजुकेशन में करा सकते हैं, तो कितना फायदा होगा कि एक
लिमिटलेस अगर हम काम करें तो यूट्यूब भी हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। बेस्ट हो सकता सेकंड पॉडकास्ट करने का इरादा ये हुआ कि सर जो मैंने बताई ना, मेंटली तौर पे स्टूडेंट्स बहुत जेनजी जो है ना एक अलग लेवल पे जा रहा है। मतलब ये वो जनरेशन आ गई है कि जहाँ पर इमोशंस से ज़्यादा वो टाइम दे रहा है अपने मोबाइल पर या सोशल मीडिया पर, जो कि एक कहीं ना कहीं भटकता हुआ मुझे महसूस होता है। तो कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट करी और नाम भी मैंने इसलिए रखा है गेम चेंजर, कि हो सकता है कोई ना कोई व्यूअर इस चीज़ को देख करके अपना एक माइंडसेट चेंज करे कि नहीं, कहीं ना कहीं मैं गलत था और आज मुझे इस चीज़ से मुझे दिख रहा है कि मैं गलत जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो वीडियो देखने के बाद अपना रास्ता सही कर ले। तो यही मेरा एक संदेश है अपने व्यूअर्स के लिए। है। बिल्कुल, थैंक यू, आपने आंसर दिया। यही चीजें मेरे दिमाग में भी थी कि यार अगर बंदा, जैसा आपने बताया, आपने भी ऑब्जर्व किया, जो जेन जी है स्पेशली Gen Z। वो फोन पे एक्टिव है। इसका मतलब ये है कि 24/2 में से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 18 घंटे तो वो ऑनलाइन बिता रहा है। ऑनलाइन बिता रहा है। मतलब ऐसा नहीं है, अगर हम एवरेज भी निकालें तो 18 घंटे तो वो लगा रहा है। पेरेंट्स यहाँ तक भी शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बोलते नहीं है, या बताओ। डॉक्टर्स से मेरे काफी हद तक बात होती है, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कुछ डॉक्टर से बात होती है, एक्सपर्ट से बात होती है, वो ये बोलते हैं उनके पास जो पेशेंट आ रहे हैं ना, वो अब इस प्रकार से आ रहे हैं कि हमारा जो बच्चा है वो 5 साल का हो गया लेकिन अभी तक बोल नहीं रहा है ठीक से। और चलना तो ठीक है, वो बच्चा सीख जाता है, लेकिन एक बोलना जो उसका बेसिक है, यानी उसकी जो मातृभाषा है वो नहीं आ रही है। कारण पूछा जाता है तो उसका ये बताया जाता है कि वो मोबाइल पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, मतलब वो खाना ही नहीं खा रहा है कई बार। तो मतलब मोबाइल की इतनी आदत हो गई है कि मोबाइल देखेगा तो तभी खाना खाएगा वो। तो सोचो, ये तो बहुत गलत हो रहा है इतना, और उस चीज से उसकी आंखों की वजह से डिफेक्ट पड़ रहा है, उसके मेंटल डेवलपमेंट पे बहुत डिफेक्ट पड़ रहा है। तो वो बच्चा कैसे आगे अपने करियर में सक्सेस करेगा? तो सोचो आप कितना बड़ा जहर अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो भी अपने हाथों से दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी एक तरह से मैं कह सकता हूँ सोसाइटल अटेम्प्ट बच्चों के लिए हो गया। सोसाइटल हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, ये बहुत चीजें मैटर करता है। आगे चलते हैं। हमारे व्यूवर्स के लिए एक चैलेंज मैं करना चाहूंगा आपको कि हमारे वीडियो पर पहले आप 10,000 लाइक कर दीजिए। तो इस वीडियो को हम पार्ट 2 तक लेके जाएंगे, इसका भी एक स्केल करेंगे। बिल्कुल। और सर ने मुझे दिल्ली के लिए भी इनवाइट किया है, तो बहुत जल्द हम दिल्ली में भी इसका पॉडकास्ट पार्ट 2 करने जाएंगे। बिल्कुल जुनैद, आना है, याद रखना कि उनके समय निकाल के आपको आना पड़ेगा। मैं फोन करके पागल कर दूंगा। याद रखना, जो फैसिलिटी तुम्हें हम देंगे वो फैसिलिटी तुम हमें दे रहे हो, हम आपको कह रहे हैं कि आपको आना पड़ेगा। और आप बिल्कुल कोशिश यही करना कि आप ज्यादा से ज्यादा आओ, ठीक है। अपना 3 दिन का तो टूर कम से कम लेके आओ दिल्ली की जिम्मेदारी मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं, दिल्ली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरी है। दिल्ली में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इन्हें सब कुछ हम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो मैं पूरा इन्हें श्रद्धा देता हूँ कि आप प्लीज दिल्ली आइए और अटेंड करिए। और हम ज्यादा से ज्यादा चाहेंगे, जितने व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी जुनैद ने कहा कि 10,000 लाइक्स शेयर्स करो, और जुनैद जो चाह रहे हैं उसको जल्द से जल्द सक्सेस करो, मैं यही कह सकता हूँ। गाइस, सच बताना कैसा लगा आज का हमारा प्रोग्राम, हमारे गेम चेंजर सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी ना। और कितनी अच्छी नॉलेज की बात आज सर ने बताई, पेरेंट्स के लिए हमको कितना ज्यादा सबक होता है, यूट्यूबर्स, न्यू जनरेशन, कितना कुछ सीखने को हमको मिला। तो सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10,000 लाइक अगर हो जाते हैं तो इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। तो आगे इस सीरीज में हम और ऐसे मेहमानों से आपकी गुफ्तगू करवाएंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने बताया कि मैं अभी जयपुर आया था, तो मेरा एक पॉडकास्ट था जुनैद के साथ, मिस्टर जुनैद के साथ। तो अभी हमारा पोस्टकास्ट अभी जल महल में हुआ था, आपने देखा, और हमने बहुत खूबसूरती के साथ बहुत एक्सप्लेन किया है अपने पॉडकास्ट में कि हमारी जर्नी कैसी रही है और हमने अपनी जर्नी को सक्सेस बनाने के लिए हमने क्या क्या किया है। तो आप देख सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू, और आप प्लीज़ पूरे ब्लॉग्स को, पूरे पॉडकास्ट को एंड तक देखिए। थैंक यू।